आपने अक्सर सुना होगा कि मरने के बाद या तो आप स्वर्ग जाओगे या आप नरक जाओगे। बहुत से धर्म हैं जो स्वर्ग या नरक की थ्योरी को मानते हो, तो कुछ धर्म नहीं मानते। आप अगर अच्छे काम करोगे तो आप स्वर्ग जाओगे और अगर आप बुरे काम करोगे तो आप नरक जाओगे। नरक में आपको खौलती हुई कढ़ाई में तला जाएगा, आपको कोड़े मारे जाएंगे और ऊपर जलते कोयले डाले जाएंगे। ऐसी आपने कहानियां सुनी होगी या ऐसे आपने विचार सुने होंगे नरक के बारे में। कई धर्म ये तक मानते कि स्वर्ग नरक जैसी कोई थ्योरी नहीं होती। जो स्वर्ग और नरक होता है वो इसी दुनिया में होता है। जो आप करते हो आपको उसका फल भुगतना ही पड़ता है। आज के वीडियो में हम इसी नरक के बारे में बात करेंगे जो इस वक्त हमारी दुनिया में अस्तित्व में है। हमारी दुनिया के अंदर ऐसी कई जेलें जो नरक से भी बदतर है, जिसके सामने शायद से नरक भी शर्मा जाए और इंसानियत भी अपना संतुलन खो बैठे। इस वीडियो में हम ऐसी एक नरक के बारे में बात करेंगे, ग्वांतानामो बे के बारे में। ग्वांतानामो बे के बारे में अमेरिकी के तीन राष्ट्रपतियों ने कहा है कि हम ग्वांतानामो को खत्म कर देंगे, हम ग्वांतानामो को बंद कर देंगे। हम जॉर्ज बुश, बराक ओबामा और जो बाइडेन तीनों ने यही कहा था। 1890 में जब क्यूबा में स्पेन का शासन था और क्यूबा अपनी आजादी की तरफ बढ़ रहा था, तो क्यूबा ने अपनी मदद अमेरिका से मांगी। उस वक्त यूएसएस मेन्स को हवाना के लिए रवाना कर दिया गया। हालांकि जो अमेरिका था वो सीधे तौर पे स्पेन के खिलाफ जंग में नहीं उतरा था और ना ही उसको इजाजत थी कि वो जंग में स्पेन के खिलाफ लड़ाई करे। 15 फरवरी 1898 को यूएसएस मेन्स में एक धमाका हुआ जिसकी वजह से वो डूब गया, जिसमें 260 से भी ज्यादा क्रू मेंबर मारे गए, जिसके खिलाफ प्रदर्शन पूरे अमेरिका में होने लगा कि स्पेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर देना चाहिए। अमेरिका की पत्रकारिता ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की पत्रकारिता में येलो जर्नलिज्म की शुरुआत हुई कि एक ऐसी हवा, एक ऐसी लहर या फिर एक ऐसी चिंगारी डाल देना जर्नलिस्ट के माध्यम से कि ये देश की बात हो रही है, देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी ऐसे तत्व डाल देना। यूएसए में इस प्रोटेस्ट के बाद अमेरिका जंग पे चला गया स्पेन के खिलाफ। अप्रैल 1898 में स्पेन हार गया और उसने पूरा क्यूबा यूएसए को सौंप दिया। 1901 में यूएसए ने क्यूबा को आज़ाद कर दिया और उस आज़ादी के रूप में क्यूबा और यूएसए में एक समझौता हुआ कि यूएसए अपना नेवी पोर्ट बनाएगा ग्वांतानामो बे में। लेकिन क्यूबा की राजनीति में एक बहुत बड़ा तख्ता पलट हुआ। 1960 में एक बहुत भयंकर क्रांति हुई जिसके बाद फिडेल कास्ट्रो के नेतृत्व में उधर की सरकार बनी। उधर के लोगों का समर्थन मिलते हुए जो धमकी देते थे कि जब भी उनकी सरकार आएगी यूएसए को क्यूबा से बाहर निकाल देंगे। क्यूबा और अमेरिका आज भी आपस में एक बहुत बड़े दुश्मन देश माने जाते, तो उसका जो नींव रखी थी वो फिडेल कास्ट्रो ने ही रखी थी। उन्होंने क्यूबा में सबसे लंबे समय तक शासन किया था। फिडेल कास्ट्रो की सत्ता में आने के बाद उन्होंने ग्वांतानामो बे को खाली करने के लिए कहा गया, लेकिन यूएसए ने इसका इनकार कर दिया। नेवल बेस की वाटर सप्लाई बंद कर दी गई, बिजली काट दी गई, पानी बंद कर दिया गया। ग्वांतानामो बे के नेवल बेस ने उधर अपनी खुद की बिजली बनाई और पानी की जुगाड़ की। आया वो दिन 11 सितंबर 2001 को अलकायदा ने एक बहुत बड़ा हमला किया जो कि दुनिया के इतिहास में अभी तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला कहा जाता है। उस वक्त जॉर्ज बुश की सरकार थी और उन्होंने वार ऑन टेरर का ऐलान किया, मतलब घर में घुसकर आतंकवादियों को मारा जाएगा। इस वक्त पूरी दुनिया में आतंकवादियों को पकड़ा जा रहा था। अफगानिस्तान में विदेशी सेनाओं ने अपना मोर्चा खोल दिया। पहले अफगानिस्तान में एक टेम्परेरी बेस बनाया गया इंटेरोगेशन के लिए, लेकिन फिर सुरक्षित और गोपनीय के लिहाज से एक नए बेस की, एक नई जगह की खोज शुरू कर दी गई। उस वक्त ग्वांतानामो बे पे एक हरी झंडी लगा दी गई क्योंकि ग्वांतानामो बे अमेरिका के पास भी था लेकिन अमेरिका की धरती से दूर। यहाँ पे अमेरिका का कानून सीधे तौर पे काम नहीं करता। सारी जैसे कि ह्यूमन राइट्स हो या फिर एमिनेस्टी जैसी संस्थाओं ने इसे एक नरक कहा है और इधर ह्यूमन राइट्स का हनन होना एक आम बात है। इधर के लोगों को लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता था और इधर दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादियों को रखा जाता था। और उधर के डिपार्टमेंट ने जो टॉर्चर के तरीके थे वो अपने खुद ही इजाद किए थे। भूख हड़ताल पे बैठा हो या फिर रमजान के महीने में बैठा हो तो उसे जबरदस्ती खाना खिलाना, उसके मुंह में फनल डाल के उसे सोने ना देना, मारना, पीटना और फिर एक कोल्ड सेल में उसे बंद कर देना, कैदियों के धर्म का मजाक उड़ाना, कुरान के पेजेस को फाड़ के फ्लश कर देना, एक पैर से बांध के छत से लटका देना, पानी भरे फर्श पे नंगा लेटा देना, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन करना, पेपर स्प्रे करना ताकि वो आदमी अंधा ही हो जाए, टूटे हुए कांच के ग्लास से असल्ट करना, सेक्सुअल असल्ट करना और ऐसी कई सारी चीजें जिसके सामने इंसानियत भी बहुत बुरी तरह शर्मिंदा हो।
समाज में ऐसी बर्बरता की कोई जगह नहीं है कहीं पे भी। किसी को भी हक नहीं है कि वो ऐसी बर्बरता करे। लेकिन अमेरिकी सरकार के अधिकारी उधर निडर और बेखौफ होके ये सारे काम करते थे। जब ग्वांतानामो बे में सबसे ज्यादा जो संख्या थी वो 779 कैदियों की थी और जो पुस्तक वो संख्या 500 हो गई। उसके बाद बराक ओबामा की सरकार आई और बराक ओबामा की सरकार ने अपनी इलेक्शन रैलियों में कही थी कि वो आते तो ग्वांतानामो बे को वो बंद कर देंगे। बराक ओबामा की सरकार आते ही उन्होंने 2 दिनों में हस्ताक्षर भी कर दी कि 1 साल के अंदर डेडलाइन दे दी गई कि ग्वांतानामो बे बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर संसद में उनकी बात का विरोध होता है तो वीटो पावर का यूज करेंगे। हालांकि डेडलाइन चली गई, ऐसा कुछ हुआ नहीं और ना वो आगे कुछ कर पाए। एक काम जो उन्होंने किया था कि 500 की संख्या उन्होंने घटा के अपने शासनकाल में 41 कर दी थी। फिर ट्रंप की सरकार आई और ट्रंप ने इस फैसले को ही उलट दिया और उन्होंने कही कि इस ग्वांतानामो बे को दोबारा रिवाइव किया जाएगा। हालांकि ट्रंप शासन में उन्होंने ऐसा बोला लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। सऊदी अरेबिया के एक कैदी को वापस छोड़ दिया गया और 41 से घट के ये 40 हो गई। इस वक्त ग्वांतानामो बे में कुल 40 कैदी हैं। उसके बाद आई बाइडन की सरकार। बाइडन की सरकार ने 3 और को खाली कर दिया और एक पाकिस्तानी भी है। हालांकि पाकिस्तानी सरकार से ये चल रहा है कि उन्हें कैसे छोड़ा जाए। पाकिस्तान के जो कैदी है वो एक बिजनेसमैन थे जिन्हें थाईलैंड से अरेस्ट किया गया था और वो न्यूयॉर्क में ही रहते थे। वो सबसे उम्र दराज कैदी भी है। उन पे शक था कि वो अलकायदा के लिए काम करते थे। हालांकि वो इस बात से डिनाई करते रहे और मिलिट्री को भी कभी ये प्रूफ मिला ही नहीं कि वो वाकई में अलकायदा के आदमी थे भी कि नहीं। 16 साल इस कैद में रहने के बाद अब वो वतन लौटने की तैयारी कर रहे हैं। ग्वांतानामो बे में जो सबसे ज्यादा कैदी हैं वो यमन के भी हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि यमन के कैदियों को छोड़ा जाए लेकिन यमन की सरकार से बात ना होने के कारण, क्योंकि यमन के अंदर अभी इस वक्त सिविल वार चल रहा है, जिस वजह से यमन के कैदी अभी भी इधर ही है। बराक ओबामा के शासन में कई सारे कैदियों को या तो ट्रांसफर कर दिया गया था या तो दूसरी जेल में डाल दिया गया था। उधर इंसानियत की इतनी धज्जियां उड़ाई जाती थी कि कैदी खुद की जान ले लेते थे। अगर आप ये सोचते हो कि ये आतंकवादी या सिर्फ उम्र दराजों के साथ होता था तो ये आप भी जानते अच्छी तरह कि पूरी दुनिया के कानून में 18 साल से नीचे के लिए अलग होती है और वो जेल नहीं होती है और 18 साल से ऊपर वालों के लिए जेल होती है। लेकिन इधर इंसानियत की ऐसी धज्जियां उड़ाई गई कि इधर 13 साल के बच्चों को भी रखा जाता था। और उन 13 साल के बच्चों का क्या अपराध था? संदेह के आधार पे। उन्हें संदेह था कि ये उसके घर पे काम करता था, उन्हें संदेह था कि अलकायदा को इन्फॉर्मेशन देता था। संदेह के आधार पे कि संदेह आज भी प्रूफ नहीं हुआ। इससे 15 बच्चे थे, 13, 14, 15, 16, 17 साल के, वो आज भी उस जेल में है। ग्वांतानामो बे से वही कैदी ज्यादातर रिहाई हो पाए जहां उनकी सरकारों ने बहुत ठोस कदम उठाए, जैसे कि ब्रिटिश सरकार अपने कैदियों को छुड़ा पाए या फिर रूस की सरकार अपने कैदियों को छुड़ा पाई। 152 से भी ज्यादा लोग जिन्हें ये घोषित कर दिया गया था कि वो बेगुनाह, उन्हें रिहा कर दिया, लेकिन वो पॉलिटिक्स में रहते हुए इस ग्वांतानामो बे के चंगुल में फंस गए। अब हम आपको ग्वांतानामो बे के बारे में क्यों बता रहे, क्योंकि हाल ही में ग्वांतानामो बे ने कई कैदियों को रिहा करने की कहा और जो बाइडन ने यह आदेश दिया है कि ग्वांतानामो बे को अब खत्म कर दिया जाए, उसे बंद कर दिया जाए। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे क्या ऐसे नरक सिर्फ अमेरिका जैसे देश चलाता है? नहीं, ऐसे नरक कई सारे देश और कई सारी सरकारें पूरी दुनिया में चलाती हैं। बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे क्या भारत में भी ऐसी जेलें हैं? तो मैं कहूंगा भारत में भी ऐसी जेल रह चुकी है। अगर आपने मूवी हैदर देखी होगी तो हैदर में जो लिंक किया गया था इरफान खान का कैरेक्टर कि वो मामा 2 में मिला था हैदर के बाप से, तो मामा 2 जो डिटेंशन सेंटर दिखाया गया था उसका असलियत में नाम पापा 2 है। पापा 2 को 1989 में सेटअप किया गया था। जम्मू एंड कश्मीर का एक इंटेरोगेशन सेंटर बनाया गया था जिसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स चलाती थी। पहले जितनी भी एजेंसी थी, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, सबके अपने डिटेंशन सेंटर अलग हुआ करते थे। लेकिन फिर भारत सरकार ने यह फैसला लिया कि उन सबका एक ही डिटेंशन सेंटर होना चाहिए जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंतर्गत रहेगा। और उसके बाद पापा 2 का निर्माण किया गया 1989 में। एक ऐसी बिल्डिंग थी जिसके अंदर डिटेंशन किया जाता था। इसके अंदर सारे उन कैदियों को रखा जाता था जिन पे संदेह होता था या फिर जो करते थे प्रोटेस्ट भारत सरकार के विरोध में। और जब भी कोई डिटेनी इसके अंदर आता था तो उससे कुछ घंटों या कुछ हफ्तों तक डिटेन किया जाता था, उससे पूछताछ की जाती थी और इस वक्त कोई भी उसका आदमी या उसका कोई भी रिश्तेदार उससे मिलने की इजाजत नहीं मिलती थी।
भारत के कानून में अगर पुलिस या कोई भी आपको गिरफ्तार करता है तो 24 घंटों के अंदर कोर्ट के सामने पेशी करनी पड़ती है, लेकिन वो चीज भी इधर नहीं थी और इधर के कैदी कोर्ट के सामने पेश भी नहीं हो पाते थे। 1990 से 1993 तक 15,000 से भी ज्यादा पिटीशन पापा 2 के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें ये कहना है कि इन डिटेनीज के खिलाफ कोई सबूत नहीं और ना ही इन्होंने कुछ किया है, फिर भी इन्हें जबरदस्ती इंटेरोगेट किया जा रहा है। पापा 2 की जो इमारत थी वो एक कॉलोनियल पीरियड की भी इमारत है, काफी पुरानी है, डल लेक के सामने है। मिलिट्री बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उसे चलाती थी। पहले ये एक गवर्नमेंट गेस्ट हाउस था, लेकिन उसे बाद में चेंज कर दिया गया। पापा 2 इसका नाम इसलिए रखा गया ताकि कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। ह्यूमन राइट्स वॉच का ये मानना है 1996 की रिपोर्ट के अनुसार कि बहुत से लोकल पीपल या फिर जो फॉरेनर्स होते थे वो गायब हो जाते थे, लेकिन कुछ महीने बाद उनकी जो डेड बॉडीज थी वो नदियों में बहती हुई मिलती थी। यहाँ पे उन्हें मार के उनके हाथ पैर काट के नदी में यूं ही फेंक दिए जाते थे। उनकी बॉडीज पे निशान होते थे या तो जलती हुई सिगरेट के, या तो उनकी बॉडी पे उंगली नहीं होती थी, और कभी कभार ये देखा होता था या तो कोई हाथी नहीं होता था या कोई पैर भी नहीं होता था। उधर भी टॉर्चर करने के उनके अपने ही नुस्खे होते थे। ह्यूमन राइट्स वॉच का मानना है कि उधर 250 से भी ज्यादा बॉडीज के ऊपर हैवी रोलर चलाने की वजह से हुई है, या फिर इलेक्ट्रिक शॉक्स देना, इंटेरोगेशन करते हुए उल्टा लटका के उनके मुंह को पानी के अंदर डाल के रखना, या फिर कैदियों को सेक्सुअली असल्ट करना, या फिर उनके जेनाइटल्स पे बिजली के झटके देना। किसी को पता नहीं चला कि पापा 2 में आज तक कितने लोगों की मौत हुई है, लेकिन बहुत लोगों का ये मानना है हर महीने की हर 10 तारीख को या तो उनके लोग गायब होते थे या मार दिए जाते थे। 10,000 से ज्यादा लोग आज भी गुमशुदा है, उनका पता ही नहीं चला। जो पापा 2 में गए थे ना उनकी लाश मिली ना वो कभी वापस आए। फिगर है ये ऑन रिकॉर्ड्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डाटा पे। एक्चुअल में ये डाटा कितना होगा सोच भी नहीं सकते। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया जिसमें इस डिटेंशन सेंटर के ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि केंद्र सरकार ने इसका समर्थन किया और इसे बंद कर दिया गया। आज जब ये डिटेंशन सेंटर बंद कर दिया गया है तो इस डिटेंशन सेंटर को दोबारा चालू कर ना दिया जाए, इसलिए उधर के जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस डिटेंशन सेंटर के अंदर रहते हैं। महबूबा मुफ्ती जो वहाँ की पहली महिला और उधर की महिला मुख्यमंत्री रही है जम्मू एंड कश्मीर की, उन्होंने इसे अपना घर बना लिया और इसे अपना ऑफिस बना लिया, और इसके कुछ पोर्शन को एक मेमोरियल बना दिया गया ताकि उन लोगों को याद किया जाए जो बेगुनाह थे और उन्होंने अपनी जान खो दी। ऐसे अमेरिका में ही नहीं, भारत में ही नहीं, हर देश में हर सरकारें गोपनीय तरीके से ऐसे सेंटर्स चलाती हैं। अंग्रेज भी जो अंडमान एंड निकोबार में स्थित पोर्ट ब्लेयर में जो सेलुलर जेल या काला पानी जेल थी वो भी यही थी। सरकार के खिलाफ जो भी बोलता है उसके साथ ऐसा ही होता है, मौत से भी बदतर सजा दी जाती है। इंसानियत की धज्जियां उड़ा देने वाले इस खेल के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और फिर आपके साथ नए टॉपिक्स और नए व्यूज़ के साथ आते रहेंगे।